नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम लेंगे वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन है। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया पर हम इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं और उसमें टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम इसको डिस्कस करेंगे स्कूली प्रक्रिया में आकलन मूल्यांकन की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षकों को क्या तैयारी करके रखना चाहिए तथा एक बच्चे के अंदर जो सीखने की प्रोसेस है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, इसको और अच्छा करने के लिए टीचर के जो टीचिंग के मेथड हैं, प्रोसीजर्स हैं, इनको और स्ट्रांग करने और एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको और कैसे अच्छा किया जाए, इन सब के बारे में फीडबैक की जो प्रोसेस है उसको हम आज डिटेल में बताएंगे। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो 3.11 है, पेज नंबर 81 पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, चैप्टर नंबर 3। तो पहले हम पेज नंबर 80 पर ये जाने कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता है। तो पहले हम विचार करें कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, इस पर विचार करें। आपको पता होगा कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये धारणाएं बनी है कि आकलन मूल्यांकन इसलिए होता है ताकि बच्चे को फेल किया जा सके, ये जाना जा सके कि इसको कितना आता है, या इसलिए किया जाता है कि अच्छे बच्चों को ही आगे प्रमोट किया जा सके। आकलन मूल्यांकन प्रक्रियाएं सिर्फ इसलिए नहीं की जाती, हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था और जब वहां 94 नंबर पेज पर हमने डिस्कस किया था, बताया था कि बच्चे फेल नहीं होते, वो पूरी व्यवस्था फेल होती है, यानी सिस्टम फेल होता है। क्यों? क्योंकि आकलन मूल्यांकन पे जो हमने पहले वीडियो बनाए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ फीडबैक है। और कैसा फीडबैक? क्रिटिकल एलोबरेटिव फीडबैक, यानी आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि है जो बच्चे, टीचर और एजुकेशन सिस्टम तीनों को क्या करती है, एक दिशा निर्देश या एक फीडबैक देती है कि कहां पर क्या सुधार की आवश्यकता है। तो आकलन मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जो हैं वो क्यों की जानी चाहिए और क्यों नहीं की जानी चाहिए, तो जब आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो पेज नंबर 80 पर जाएंगे तो एक छोटी सी टेबल है, उस पर आप डिस्कस करेंगे या देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो उसमें पहला पॉइंट लिखा है आकलन मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग भी अब वीडियो देख रहे हैं तो अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 80 पर जाएं और वो टेबल देखें। क्यों? क्योंकि ये हिंदी वाले एडिशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। पहला पॉइंट इसमें मेंशन है कि बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। देखिए, आकलन मूल्यांकन का ये बिल्कुल कारण नहीं होना चाहिए कि बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाए। आपने देखा होगा सामान्य दिनों में, अब इस समय तो कोरोना आया हुआ है, कितना महामारी है, लेकिन कोई भी बच्चा बहुत अपसेट नहीं है, मतलब बहुत दुखी नहीं है, सब अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि परीक्षा है तो क्या होगा? फिर नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, टेंशन होगा, इरिटेशन होगा। तो परीक्षाओं का मतलब ये नहीं होना चाहिए, पार्ट ऑफ लर्निंग होना चाहिए, नहीं, सीखने का हिस्सा होना चाहिए आकलन मूल्यांकन। डर एवं दबाव पैदा करने के लिए आकलन मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, या दूसरा पॉइंट लिखा है, बच्चों को नाम देने जैसे धीमी गति से सीखने वाला होशियार समस्यात्मक विद्यार्थी ऐसे विभाजन अधिगम की सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी पर डाल देते हैं और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की भूमिका पर से ध्यान हटा लेते हैं। कहने का मतलब है कि यहां बच्चों को स्टेटिफाई ना किया जाए। स्टेटिफाई का मतलब स्तरों में ना बांट दिया जाए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, होशियार, कम होशियार, बिल्कुल होशियार, बेवकूफ, ऐसे जो आकलन मूल्यांकन से बच्चों को बांट दिया जाता है, इससे उनके अंदर हीन भावनाएं आती हैं। दुनिया का प्रत्येक बच्चा यूनिक है और हर एक बच्चा सीखता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत धीरे सीखता है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सीखता नहीं है। सबकी अपनी सीखने की प्रक्रिया है। तो आकलन मूल्यांकन इसलिए कतई नहीं होना चाहिए कि बच्चों को स्टेटिफाई कर दिया जाए, स्तरीकृत कर दिया जाए, कि उनको नामों से बांट दिया जाए
या उनको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कर दिया जाए। डिवीजन निर्धारित नहीं करते कि किसके अंदर पोटेंशियल क्या है, इसलिए आकलन मूल्यांकन क्या होना चाहिए, व्यवस्था की सुधार के लिए होना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने की बात होनी चाहिए। जब बात कही जाती है बच्चों को बांटने की, नामकृत करने की या फेल करने की, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पर चली जाती है सीखने की, उसमें टीचर और एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल नहीं रह जाता है। बच्चे स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं अगर वैसा वातावरण टीचर एज ए फैसिलिटेटर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो धीरे धीरे खुद सीखते चले जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई दबाव डालने की, बहुत ज्यादा मारने पीटने या वर्बल नॉन वर्बल पनिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आकलन मूल्यांकन से पता चलेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी कितनी जरूरत है एफर्ट करने की, ये पता चलेगा, ना कि वहां नामकरण कर देने से किसी का कुछ भला या बुरा होगा। तो यहां नुकसान बच्चों का होगा, इसलिए बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चे फेल नहीं होते, वो पूरी व्यवस्था को असफल दर्शाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। ये बढ़िया बात है। आपने देखा होगा रिमेडियल और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है, असेसमेंट इवैल्यूएशन भी होता है, और रिमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग भी होती है, उपचारात्मक और निदानात्मक। आकलन मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि टीचर को पता चले किस बच्चे को किस उपचार या ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जाते हो तो ऐसे नहीं आपको टैबलेट या मेडिसिन लिख देता है या इंजेक्शन लगा देता है, पहले वो बातचीत आपसे करता है, फिर वो आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए भेजता है, जब टेस्ट रिपोर्ट देखता है तब आपके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो यही है कि पहले असेसमेंट इवैल्यूएशन से पता चलता है कि बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है, यानी इसको मुश्किल कहां आ रही है, तो उस मुश्किल को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका समाधान कर दिया जाता है। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इसलिए भी किया जाता है ताकि बच्चे का प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस मिल सके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसकी की जा सके, उसके पास क्या वीकनेस है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इन पर ध्यान दिया जा सके। अगला पॉइंट है अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों की पहचान करना, अवधारणात्मक कठिनाइयों को व्यापक सूचक मूल्यांकन और परीक्षा से पता किए जा सकते। अब यहां कह रहे हैं अधिगम की कठिनाई यानी सीखने में मुश्किल कहां हो रही है, इसलिए किया जाना चाहिए। यहां कह रहे हैं कि अवधारणात्मक समस्या यानी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कहां कहां बच्चे को आ रही हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए, पता करने के लिए हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें और कई बातें कह रहे हैं कि निदान के लिए परीक्षा और विशेष औजार और प्रशिक्षण की जरूरत है। कह रहे कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के जो प्रोसीजर हैं इसके लिए कई टूल्स, अब जैसे हमने इससे पहले जो आपको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सीसीई के बारे में पढ़ाया तो उसमें बताया कि अब टीचर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाता है, एनेक्डोटल रिपोर्ट बनाता है, मिनिमम लर्निंग लेवल चेक करता है, केस डायरी बनाता है, केस स्टडी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ऑब्जर्व। तो इन सारी चीजों से टीचर को डेटा मिलता है। तो बहुत सारे टीचर हैं उनको पता ही नहीं है कि असेसमेंट के लिए केवल परीक्षा होती है, परीक्षा के अलावा क्या कोई और प्रोसीजर या टूल हैं जिनके द्वारा बच्चे के अधिगम प्रक्रियाओं को जांचा जा सके, सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में पता किया जा सके। तो इस पूरी टेबल में जो 80 नंबर पेज पर टेबल है उसमें मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है के बारे में कि मूल्यांकन डराने के लिए, धमकाने के लिए या नामकरण करने के लिए या धीमा या तेज सीखने वाला कहने के लिए, इन सब चीजों के लिए, नीचा दिखाने के लिए, फेल करने के लिए नहीं किया जाता। तो आकलन मूल्यांकन किया क्यों जाता है और ये होता क्या है। अब हम पेज नंबर 81 और 3.11 नंबर टॉपिक पर चल रहे हैं जहां पर सीधा सीधा लिखा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आकलन और मूल्यांकन 3.11 एनसीएफ पेज नंबर 81। ध्यान से सुनेंगे और आप भी इसको समझते चलेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो लाइनें पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल टीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, एपीएस हो और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब यहां पहली लाइन लिखी है, भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव, दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। यानी जो परीक्षा शब्द है, कोई बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, सब बढ़िया एकदम आराम से पढ़ लिख रहा हो और कह दो कि जो तुम पढ़ रहे हो ना इसका कल टेस्ट होगा, अब उसको टेंशन शुरू।
अब कहेगा अरे सर पहले से बताना चाहिए था कि परीक्षा होगी, टेस्ट होगा। भैया जीवन में कोई रोज परीक्षा देते हो और कभी सफल होते हो कभी असफल होते हो। जरूरी थोड़ी कि सफलता ही हमारी दिमागी रूप से तैयार या सीखने का पैरामीटर होना चाहिए, तो ये नहीं होता। आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा, टेंशन, तनाव, इन सब से क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए। आकलन मूल्यांकन लर्निंग का, अधिगम का एक हिस्सा होना चाहिए। आगे लिखा है पाठचर्या की परिभाषा और नवीनीकरण के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं अगर वे स्कूली शिक्षा प्रणाली में जड़े जमाए मूल्यांकन और परीक्षा तंत्र के अवरोध से नहीं जूझ सकते। हमें परीक्षा के उन दुष्परिणामों की चिंता है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सार्थक बनाने और बच्चे के लिए आनंददायी बनाने के प्रयासों पर पड़ते हैं। कह रहे हैं कि आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया के उन पहलुओं पर विचार करना है जो बच्चे का जीवन खत्म कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोफेसर यशपाल ने कहा है कि बच्चों का भविष्य इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके बचपन को खत्म किया जाना चाहिए। जब वो खेलें, जब वो गतिविधि करें, जब वो सवाल पूछे, जब वो बातचीत करें, जब वो प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करें, तो अपने किताबी ज्ञान में घुसे रहते हैं, रट लेते हैं एजिटीज, और परीक्षा में जाकर के वही क्या करते हैं, रिकॉल करके लिख देते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन खत्म हो जाता है। आकलन, मूल्यांकन या एजुकेशन क्या हो, इस क्रिएटिविटी या इनोवेशन को इनहेंस करने वाला होना चाहिए, ना कि खत्म। आजकल का बच्चा रट्टू तोता बनता जा रहा है, समझ खत्म होती जा रही, किताब के बाहर के जीवन के बारे में पता नहीं है। तो परीक्षाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को रट्टू तोता बनाए। परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जो अधिगम प्रक्रिया का भाग हो। आगे लिखा है कि वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं स्कूली वर्षों में होने वाले हर आकलन और हर तरह के परीक्षण को नकारात्मक रूप से ही प्रभावित करती हैं। इसमें शाला पूर्व यानी स्कूल से पहले पूर्व स्तर पर होने वाला आकलन और परीक्षण भी शामिल है। आपने देखा होगा जब केजी में बच्चा एडमिशन लेने जाता है तब भी टेस्ट होता है। जब उसको कुछ पता नहीं है, माँ के पेट से निकला है, स्वाभाविक गतिविधियां की और स्कूल चला गया, तो किस बात का टेस्ट? अगर वो टेस्ट में परिपक्व होता तो स्कूल क्यों आता है? स्कूल वो स्थान होते हैं जो बच्चे के अंदर रिस्क लेने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, लॉन्ग लाइफ लर्नर, जो सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं जीवन की तैयारी कराते हो, उनको हम स्कूल कहते हैं। तो वहां परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाएं ना हो जो बच्चे में डर पैदा करें, जो बच्चे को अपने आप में हीन भावना से ग्रसित कर दें, जो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इन सब में डालें, ऐसी परीक्षाओं पर। तो इसमें केवल स्कूली परीक्षाएं नहीं, स्कूल से पहले जो परीक्षाएं कराई जाती हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करने वाली होती हैं। अच्छी, अब आगे लिखा है कि अच्छी मूल्यांकन एवं परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकती है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को ही विवेचनात्मक और आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से फायदा हो सकता है। यहां हम थोड़ा करेक्ट करते हुए अपनी तरीके से बताते हैं, आकलन मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि देता हो टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम तीनों को। अब बच्चा अच्छा है, स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन कैरिकुलम अच्छा नहीं है, परीक्षाएं, स्कूल की टाइमिंग अच्छी नहीं है, जब मन नहीं कर रहा तभी पढ़ाया जा रहा है, जब बच्चा बिजी है, नहीं आ सकता, मुश्किलों वाला इस समय है, उस समय आप परीक्षाएं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तीनों को प्रॉपर फीडबैक देने वाला होना चाहिए, तभी उस परीक्षा तंत्र को, एग्जामिनेशन सिस्टम को अच्छा कहा जाएगा। आगे लिखा है कि यह एक भाग मूल्यांकन और आकलन को संबोधित करते हुए शुरू होता है, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए पाठचर्या के भाग की तरह प्रासंगिक होती हैं। परीक्षा तंत्र और खासकर बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी और ढेर सारी जानकारियां अगले चैप्टर में बताई गई हैं। अगला टॉपिक है आकलन का उद्देश्य 3.11.1। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहला एनसीएफ का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर वीडियो है। इससे पहले के वीडियो हम बना चुके हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो भी आप देख सकते हो। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये आप सेंट्रल टीटी और केवीएस की जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वीडियो को देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। जो नए लोग हों बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।